प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि ईद, फ्रेंडशिप डे और रक्षाबंधन मनाकर आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो आइए हमारे साथ हम पढ़ने चलते हैं अलंकार। पढ़ने को तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है ये हमारे लिए आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब पर आप बहुत सारे वीडियो देखेंगे अलंकार के, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ छोटे छोटे वीडियो, लेकिन उसमें एक भी जगह ये नहीं दिखाया गया है कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हमें क्या पढ़ना है। तो आप देखिए, सबसे पहले 2019 का पेपर है आपके सामने। ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हमसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। 12 अंक के ये जो खंड ख पूछा जाता है, जो हमें पढ़ना है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वह है अलंकार। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जू जू बूढ़े शाम रंग तू तू उज्जवल हो। पूछा गया है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, समझाइए। मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि ये प्रश्न आपको पूरा वीडियो होने के बाद करना है, जब हम पूरे अलंकार पढ़ लेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमसे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 2020 के पेपर की ओर। ये आपके सामने है स्क्रीन पर 2020 का पेपर, और उसमें हाल ही में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर, उपमा एवं रूपक अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। बहुत ही सीधा और सरल प्रश्न पूछा है कि उपमा एवं रूपक अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपमा रूपक अलंकार, हम पढ़ेंगे, उसके बाद आप इस प्रश्न को करेंगे। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया। देखिए प्रश्न किस प्रकार से आप भी कर सकते हैं। मतलब आज जो भी पढ़ाया जाएगा, भले वो 12वीं बोर्ड की परीक्षा हो, हिंदी अनिवार्य हो, साहित्य हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीएसई हो, 10th क्लास हो या फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं होगा, ये दावा है मेरा आपसे। और हर एक चीज आप इतने सरल शब्दों में पढ़ेंगे कि आप जिंदगी में कभी अलंकार नहीं भूल पाएंगे। देखिए प्रश्न पूछा गया था, इनमें अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, उपमा में रूप, रंग, गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है। बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है, जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां श्लेष अलंकार होता है। बिल्कुल सही कथन है। अगला कथन है, जहां उपमा तथा उपमेय का अभेद आरोप किया जाए वहां संदेह अलंकार होता है। ये बिल्कुल गलत कथन है। उपमान पर उपमेय, उपमान और उपमेय का अभेद रूपक अलंकार में होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द। चलिए चलते हैं अगले एक और प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि कितने आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर आप भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के अंदर ये जो अलंकार का जो विषय है ये 12वीं कक्षा को आधार मानकर लिया गया है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, सून भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिन लिखा चितेरे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में विभावना अलंकार है, लेकिन ये आप तभी जान पाएंगे जब आप अलंकार पढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में अलंकार और तत्संबंधी उदाहरण सम्मिलित नहीं है। तो पहला है भ्रांतिमान, कई सप्रेम एक पाही, राम लखन सखी होई के नाही। दूसरा कथन है उत्प्रेक्षा अलंकार, फिरत विपिन रप देखी बराहू, जनु बन दुरेहू सही ग्रसी राहू। तीसरा कथन है श्लेष, जलने को ही स्नेह बना, उठने को ही वाष्प बना। चौथा कथन है अंबर पनघट में डुबो रही तारा गुट उषा नागरी। और इसका सही उत्तर है भ्रांतिमान अलंकार, ये सुमेलित नहीं है यहाँ पर। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आप वीडियो देखते हैं और पूरे अलंकारों को ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं अब हम अलंकारों की ओर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, आपसे इतना सा अनुरोध है, आपके अधिक से अधिक दोस्तों तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग अलंकार के बारे में जान सके और हर परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर सके। तो चलिए हम चलते हैं अलंकार की ओर। कक्षा 12 में हमको कौन कौन से अलंकार पढ़ने हैं देखिएगा। ये हमारे पाठ्यक्रम में है, बोर्ड परीक्षा के सिलेबस में है। ये अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, ये अलंकार आपके सिलेबस में है। और प्रिय विद्यार्थियों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और मानविकरण अलंकार बहुत सामान्य है,
जो यदि हम व्याख्या करते हैं, यदि हम कवि परिचय करते हैं, तो हमको हर जगह पहचान के लिए चाहिए, इसलिए ये अलंकार हम पढ़ेंगे। ये अलंकार 10th में भी अनिवार्य है, 11th में भी है, 12th में भी है और आगे के कंपटीशन एग्जाम में भी है। तो चलिए हम एक एक करते हुए अलंकार पढ़ते हैं। आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप कभी अलंकारों का प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम परिभाषा नहीं देखेंगे, परिभाषा आप स्वयं बनाएंगे। आपके सामने 2 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होगी। आपको 2 तस्वीरें दिख रही है, जिसमें एक तस्वीर के अंदर ऊपर की ओर आप देख पा रहे हैं कि एक सुंदर सी महिला जो कि दुल्हन का वेश धारण किए हुए है, जिसने वेशभूषा बहुत सुंदर सी वेशभूषा पहन रखी है, आभूषण पहन रखे हैं, और नीचे की ओर एक साधारण सी तस्वीर है। तो दोनों में से आपसे पूछा जाए कि आपको कौन सी तस्वीर अधिक अच्छी लग रही है, तो जाहिर सी बात है आपका उत्तर होगा ऊपर की ओर। क्यों? क्योंकि उसने बिल्कुल सुसज्जित, सुंदर, अपनी शोभा में वृद्धि कर रखी है, आभूषण पहन रखे हैं। तो मेरे बताने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार इन दोनों तस्वीरों में से हमें ऊपर वाली तस्वीर अधिक अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि उसने आभूषण पहन रखे, एक सुंदर वेशभूषा पहन रखी है। तो ठीक यही काम, जो काम इस युवती के शरीर पर आभूषण कर रहे हैं, ठीक वही काम काव्य के शरीर पर अलंकार करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूं। अलंकार जो शब्द होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार जो शब्द होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। अलम धन कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले गुण क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो अब हम परिभाषा बना सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर हम जान चुके हैं कि जिस प्रकार से एक नारी की शोभा आभूषण बढ़ा देते हैं, नारी की नहीं पुरुष की भी शोभा बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो होते हैं वह काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। यदि आप विद्यालय आते हो, सब एक जैसी वेशभूषा में होते हो, घर पे अपनी वेशभूषा में होते हो, लेकिन यदि आपको शादी या पार्टी में जाना है तो आप कितना सुंदर सुसज्जित होकर जाते हैं कि आपके दोस्त आपको कहते हैं, वाह राहुल तू क्या लग रहा है। किसी के लिए भी। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को सुसज्जित कर रखा है। तो ठीक वही काम अलंकार का होता है काव्य में। तो अब हम परिभाषा देख सकते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों एवं अर्थ की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये एक उदाहरण है आपके पास ऊपर की ओर, ध्यान से देखिए। चंद्रमा की किरणें जल थल में खेल रही है। यह एक साधारण सा उदाहरण है। अब इसको हमने अलंकार का प्रयोग करके लिखा तो नीचे की ओर देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। हमारे उच्चारण में, देखने में एक सुंदरता सी आ गई है। ऊपर वाले उदाहरण में आपने देखा कि चंद्रमा की किरणें जलथल में खेल रही है, अर्थात जल के ऊपर चंद्रमा की किरणें पड़ रही है, जैसे झील होती है, समुद्र होता है, तालाब होता है। लेकिन नीचे वाले में हमने अलंकार का प्रयोग किया। च च वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। कितनी सुंदरता आ गई है इसके अंदर। तो हम देख सकते हैं कि अलंकार वो होते हैं जो काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसके शब्द और अर्थ की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं। वो कारक अलंकार कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारे एग्जाम में हमको एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक उदाहरण दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, परिभाषित कीजिए। तो आपको उसकी परिभाषा भी लिखनी होती है, उसके लक्षण लिखने होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि अलंकार क्या होता है। यदि हम एक इमारत खड़ी करते हैं तो यदि उसकी नींव मजबूत होती है तभी वो इमारत बनती है। ठीक उसी प्रकार से हमें पहले जानना पड़ेगा कि अलंकार क्या होते हैं, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। मुख्य रूप से 2 प्रकार के अलंकार के भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, हमारे सिलेबस में है। तो हम 2 को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, इनकी परिभाषा इनके शब्दों में छुपी हुई है। शब्दालंकार का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो होता है शब्द धन अलंकार। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। शब्द धन अलंकार, अर्थात अलंकार किसमें होता है? शब्द में होता है। यदि अर्थालंकार का संधि विच्छेद हम करते हैं तो अर्थ धन अलंकार, अर्थात अलंकार किसमें होता है? अर्थ में होता है। और उभयालंकार में अलंकार शब्द और अर्थ दोनों में होता है। हम इनकी परिभाषा बनाएंगे अपने में शब्दों में, आप स्वयं बनाएंगे। आप पहले एक उदाहरण देखिए नीचे की ओर, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। अभी हमने पढ़ा था, इसमें अनुप्रास अलंकार है।
ये हम आगे देखेंगे। देखिए इसमें च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। किस वर्ण की? च वर्ण की। च वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यदि मैं चंद्र की जगह यहाँ पर शशि रख दूं, क्या रख दूं? शशि। यदि हम चारु शशि की चंचल किरणें करते हैं तो च वर्ण की आवृत्ति नहीं होगी और इस कारण अनुप्रास अलंकार का चमत्कार भी समाप्त हो जाएगा। तो हम क्या परिभाषा बना सकते हैं? फिर से सुनिए, च वर्ण चंद्र की जगह यदि हम शशि रख देते हैं तो च वर्ण का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी तो अनुप्रास अलंकार भी समाप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब काव्य में चमत्कार शब्द में निहित होता है और उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर चमत्कार समाप्त हो जाता है, वहां शब्द अलंकार होता है। ठीक है, देखिए अर्थालंकार। अर्थालंकार का उदाहरण देखिए आप और परिभाषा बनाइए। शीये मुख चंद्र सम सुंदर, एक उदाहरण है हमारे सामने। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यदि मैं यहाँ पर सीए की जगह उसके पर्यायवाची शब्द जानकी और सीता रख देती हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीए का मतलब भी सीता है, जानकी का मतलब भी सीता है, पर्यायवाची रख देती हूँ। यदि मैं चंद्र की जगह शशि और मयंक पर्यायवाची रख देती हूँ, यदि मैं मुख की जगह भी उसका पर्यायवाची वदन रख देती हूँ, यदि हम यहाँ पर्यायवाची रख कर देखते हैं, सीए की जगह लाइए जानकी, जानकी मुख शशि सम सुंदर। यदि मैं ऐसे कहूं सीता मुख मयंक सम सुंदर, तो भी इसका अर्थ परिवर्तित नहीं होगा, इसमें से अलंकार समाप्त नहीं होगा। यदि ऊपर वाली पंक्ति है तो भी उपमा अलंकार है और नीचे वाले पर्यायवाची रख देते हैं तो भी उपमा अलंकार है। तो परिभाषा क्या बन गई? जब काव्य में चमत्कार अर्थ में निहित होता है, अलंकार अर्थ में निहित होता है और उस शब्द के स्थान पर पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार या चमत्कार बना रहता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। यहां से हमारे बोर्ड परीक्षा के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। पहला अलंकार हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, जो कि शब्दालंकार का भेद है। काव्य में जब एक वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की रसानुकूल आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ये आप समझ चुके हैं, पहले 3 बार बताया जा चुका है। यही एग्जाम्पल आप फिर से देखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अर्थात काव्य में जब एक ही वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की रसानुकूल आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ हम कोई दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ण और शब्द का अंतर तो आप जानते ही होंगे। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, शब्द की नहीं है। यदि चारु चारु 2 बार आता तो शब्द की आवृत्ति होती, लेकिन यहाँ वर्ण की आवृत्ति होती है, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अनुप्रास अलंकार आप पहचान ही गए होंगे। अनुप्रास अलंकार के मुख्यतः 4 भेद माने जाते हैं। आपसे 4 भेद कभी नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको बताना इसलिए आवश्यक है कि जैसे ऊपर वाला उदाहरण आपने देखा, इस प्रकार से आए तो आप सोच लेंगे कि अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अनुप्रास अलंकार अलग तरीके से भी पूछा जाता है। फिर यदि आप पहचान नहीं कर पाएंगे इसमें कौन सा अलंकार है, तो आपके लिए चारों के भेद समझना जरूरी है कि अनुप्रास अलंकार किस किस प्रकार से हो सकता है। अनुप्रास के भेद: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। सिर्फ 2 मिनट ध्यान से देखिए और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप कभी नहीं भूल पाएंगे अनुप्रास अलंकार के भेद। सबसे पहला है छेकानुप्रास। जब काव्य में छेकानुप्रास में क्या होता है आपको सिर्फ समझना है, परिभाषा कभी नहीं पूछते हैं, कि जब एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार होती है, जैसे भगवान भागे, भ वर्ण सिर्फ 2 बार आया है। फिर आगे देखिए, फूले फले, फ वर्ण की आवृत्ति एक ही बार और हुई। आवृत्ति का मतलब होता है दोबारा आना। फ वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हुई है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास। जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2, 3, 4 कितनी भी बार हो सकती है, यानी एक से अधिक बार हो, बार बार हो, वहां वृत्त्यानुप्रास होता है। अर्थात वर्णों की आवृत्ति का एक वृत्त सा बन जाता है। जैसे देखिए, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। त वर्ण की आवृत्ति कितनी अधिक बार हुई है, एक वृत्त सा बन गया है, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। नाम से आप पहचान सकते हैं। अगला देखिए, श्रुत्यानुप्रास, यानी सुनने में एक जैसे वर्णों का उच्चारण। अर्थात आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, दंते, कंठे, ओष्ठे, तालव्य। तो जब एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों का काव्य में आते हैं तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे कि ये उदाहरण है, दिनांत था, थे दिननाथ डूबते।
आप बताइए इसमें कौन से उच्चारण स्थान के वर्ण प्रयुक्त हुए हैं? तो आप बता सकते हैं इसमें कि यहाँ पर दंत्य वर्ण प्रयुक्त हुए हैं। दिनांत द, न, त, थ, इन्हीं वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, कंठे, दंते, तालव्य, मूर्धन्य, एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। और अंतिम है अंत्यानुप्रास। अंत में अनुप्रास। आपने काव्य में देखा होगा अक्सर अंत में क्या होती है, शब्दों के अंत में या पंक्तियों के अंत में तुकबंदी होती है। रघुकुल रीत सदा चली आई। फिर अगली पंक्ति देखिए, प्राण जाए पर वचन न जाई, आई और जाई। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास है। तो अब अनुप्रास का प्रश्न आप कभी गलत नहीं करेंगे कि जब काव्य में एक ही वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों की रसानुकूल आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम देखेंगे यमक तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आप देख पा रहे होंगे दोनों को एक साथ। इनको एक साथ लाने का एक कारण है, क्योंकि ये दोनों के उदाहरण एक जैसे दिखते हैं, तो आपको कोई भ्रांति ना हो, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इनको सामने लाया गया है। और मेरा उद्देश्य आपको रटाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको समझाना है कि आप इस प्रकार से समझ सके, कभी आपका प्रश्न गलत ना हो। तो हम परिभाषा नहीं देखेंगे, पहले हम उदाहरण देखेंगे, फिर आप खुद इसकी परिभाषा बनाएंगे। देखिए यमक अलंकार का उदाहरण, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। दूसरी ओर देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आप दोनों ओर देख पा रहे होंगे कि दोनों ओर ही शब्दों की आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है? शब्दों की आवृत्ति हो रही है। तो अब हमको ये ध्यान रखना होगा कि कहाँ यमक होता है, कहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है। सबसे पहले देखिए, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। तो कनक कनक शब्द की आवृत्ति हो रही है और इनका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो परिभाषा क्या बन गई? फिर से देखिए, एक कनक का अर्थ है सोना और एक का है धतूरा। और इधर जो दोनों करत करत शब्द आपको दिख रहे हैं, दोनों का ही अर्थ है करते करते। अभ्यास करते करते मूर्ख व्यक्ति भी चतुर बन जाता है। तो यमक अलंकार में आप देख सकते हैं कि शब्द की आवृत्ति होती है और प्रत्येक बार शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। और पुनरुक्ति प्रकाश में आप देख सकते हैं कि शब्द की आवृत्ति लगातार होती है और अर्थ एक ही होता है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, लगातार, जहां मेरा कर्सर चल रहा है देखिए, लगातार शब्द आप देख पा रहे हैं, उसमें ये शब्द नहीं आया है। उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण सा कारण है प्रिय विद्यार्थियों। आप जब बिहारी पढ़ेंगे, आप जब रहीम पढ़ेंगे, तो मैंने आपको शब्द शक्तियों में एक उदाहरण पढ़ाया था, को घटी, मैंने आपको एक उदाहरण पढ़ाया था, तो पर बारू उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यमक अलंकार का उदाहरण है ये। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति आवश्यक नहीं है कि लगातार हो। पूरे काव्यांश में जैसे कनक कनक एक साथ आ रहा है, अगले उदाहरण में देखिए आप, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अलग अलग स्थान पर भी प्रयुक्त हो रहा है, लगातार आवृत्ति नहीं हो रही है। 3 बेर पहले है, फिर दूसरे शब्द है, उसके बाद फिर से 3 बेर आ रहा है। लेकिन दूसरी ओर देखिए आप, पुनी पुनी शब्द फिर से एक साथ आ रहा है। अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों की आवृत्ति लगातार होती है और उनका अर्थ एक ही होता है। यहाँ पर देखिए, पुनी पुनी मोही कुठार दिखाऊ, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश। दूसरी ओर देखिए, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, ये भूषण का, महाकवि जो भूषण है, उनके काव्य का एक अंश है। पहले जो 3 बेर शब्द लिखे हुए हैं, पहले 3 बेर का अर्थ है कि औरंगजेब की जो रानियां थी, जो मुगल शासकों की जो रानियां थी, वो 3 समय सुबह दोपहर शाम को भोजन करती थी। लेकिन अब वे शिवाजी के डर से जंगलों में 3 बेर झाड़ी के 3 फल खाकर अपना जीवन यापन कर रही है। तो किस प्रकार से हम दोनों अलंकारों को तुलनात्मक रूप से पढ़ सकते हैं और आप समझ चुके होंगे। अब आप कभी कोई प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, सबसे पहले आप उदाहरण देखिए, फिर आप परिभाषा बनाएं। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहां पर एक शब्द है। अब आप सोचेंगे कि हम एग्जाम में पहचान कैसे करें, हमको काव्य का अर्थ नहीं आता है तो हम क्या करें। तो विद्यार्थियों, आप ध्यानपूर्वक देखना कि आपके पास जो भी पंक्ति आएगी, भले ही आपको उसका अर्थ नहीं आता है,
लेकिन वहां पर एक शब्द के ऊपर कई सारे शब्द आश्रित होंगे, आप पहचान कर सकते हैं। देखिए, पानी गए न उबरे, आपको समझ में आ रहा है कि पानी कोई चीज है। मान लो आपको इसका अर्थ नहीं आता हो, पानी कोई चीज है जिसके चले जाने से क्या क्या नहीं बचेगा, मोती, मानस, चून, ये तीनों इससे संबंधित हो रहे हैं। तो पानी शब्द के इन तीनों के अनुसार अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कैसे? पानी शब्द का अर्थ मोती के लिए चमक से संबंधित है, मनुष्य के लिए इज्जत से संबंधित है, और चून अर्थात आटे के लिए जल से संबंधित है। इन तीनों को यदि पानी मिलेगा तो इनके अंदर चमक, इज्जत और जल का काम करेगा। दूसरे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, सुबर्ण को ढूंढत फिरत। फिर आप समझ सकते हैं कि भले आपको अर्थ ना आता हो, किसको ढूंढते फिर रहे हैं? सुबर्ण को। सुबर्ण को ढूंढत फिरत कौन कौन? कवि, व्यभिचारी, चोर। तो यहाँ पर सुबर्ण शब्द का इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थ है। कवि के लिए सुवर्ण, सुंदर वर्ण, व्यभिचारी सुवर्ण, सुंदर रूप, और सुवर्ण का अर्थ चोर के लिए सोना। जैसे किसी ने कहा सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर, तो तीनों ने सुवर्ण शब्द को सुना और उसके अलग अलग अर्थ निकाल लिए। मैंने आपको शब्द शक्तियों का वीडियो पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि व्यंजना शब्द शक्ति की पहचान होती है कि वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए परिभाषा, जब काव्य में किसी शब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहां श्लेष अलंकार होता है। ये परिभाषा आप इन उदाहरणों को देखकर स्वयं बना सकते हैं। फिर से देखिए, जब काव्य में किसी एक ही शब्द के प्रसंगानुसार या संदर्भानुसार एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। अगले वीडियो में हम बाकी के जो शेष अलंकार है उनको लेकर आएंगे, और उसके बाद बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हर एक प्रश्न को, किसी भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आपके अमूल्य सुझावों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।